टॉय स्टोरी 4 देखने बाद आपको पता चला रहेगा कि छोटे से छोटे डिटेल्स को भी किस तरह से एनिमेटर ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। एंटीक शॉप के डस्ट पार्टिकल से लेके खिलौनों के फैब्रिक के रेशन तक, यहाँ तक कि स्टिकर के एजिंग डिटेल्स भी यहाँ पे शो किए गए। आखिरकार वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों को अप्लाई कर हम इस तरह का रियलिस्टिक एनिमेशन हमारे शॉर्ट फिल्म के लिए बना सकते हैं। नमस्कार, मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ इंडिया एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। मैं एक एनिमेटेड फिल्म मेकर हूँ। पिछले 20 साल से मैं इंडियन एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ और इस दौरान मैंने कई बड़े छोटे 3D प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया हुआ है। फिलहाल मैं अपने खुद के एनिमेटेड वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है संक्रमण। इसका एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाओगे। इसी के साथ मेरा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडिया एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। यहाँ पे आप एनिमेशन और VFX से रिलेटेड टॉपिक सीख सकते हो, बिल्कुल 1-on-1 लाइव। तो इस वीडियो में हम टॉय स्टोरी 4 का मेकिंग प्रोसेस जानने वाले हैं, शुरू से लेके अंत तक। टॉय स्टोरी 4 बनाते वक्त इसके कहानी पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जब इस फिल्म की स्टोरी लिखी जा रही थी तब स्टोरी आर्टिस्ट इस फिल्म के सीन के कुछ बुनियादी स्केचेस बना रहे थे। ये जो स्केचेस आप देख रहे हो इन्हें स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। इससे प्रोडक्शन टीम को ये समझने में मदद होती है कि किस तरह से इनका वर्कफ्लो आगे रहने वाला है। इसके बाद एडिटर इस स्टोरी बोर्ड के मदद से एक सिनेमैटिक या स्टोरी रील बनाते हैं। ये बेसिकली एक लॉन्ग फ्लिप बुक होता है जिसमें हर एक सीन को डिटेल में दिखाया जाता है। इसे रूडिमेंट्री साउंड इफेक्ट यानी कि प्राथमिक साउंड इफेक्ट, फिर स्क्रैच साउंड ट्रैक्स और टेम्पररी डायलॉग के साथ प्रोडक्शन टीम को दिखाया जाता है। इस रफ एडिटिंग के बदौलत मूवी मेकर्स को ये आइडिया आ जाती है कि किस तरह से इस स्टोरी को अब आगे एनिमेट करना है। विदाउट स्टोरी बोर्डिंग आप किसी भी क्वालिटी फीचर फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टोरी लाइन सेट होने बाद आर्ट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिजाइनर इन कैरेक्टर के एनवायरनमेंट और कंसेप्ट आर्ट को डेवलप करने लग जाते हैं। इस बीच कैरेक्टर डिजाइन आर्टिस्ट हर एक कैरेक्टर को फाइनल लुक देके प्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं। कैरेक्टर डेवलप करते वक्त कैरेक्टर डिजाइनर्स को सब्जेक्ट को समझते हुए काफी कुछ रिसर्च करना पड़ता है, जैसे वो किस मटेरियल से बने हैं, इनका स्वभाव कैसे होना चाहिए इत्यादि वगैरह। अगर हम टॉय स्टोरी 4 की बात करें तो कैरेक्टर डिजाइनर्स ने अमेरिका में जितने भी नए पुराने खिलौने हैं इनके ऊपर रिसर्च कर अपने स्टोरी अनुसार कैरेक्टर को डेवलप किया था। जैसे ये 1915 का टॉकिंग डॉल खिलौना, जैसे उस जमाने के प्लास्टिक खिलौने थोड़े स्टीफ हुआ करते थे और इन्हें बनाने के लिए सॉलिड हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया जाता था। इसके विपरीत अगर हम डकी और बडी को देखें तो इन्हें देखते ही पता चलेगा कि ये सॉफ्ट टॉयज है। इनके ब्राइट कलर, सस्ता कपड़ा और सिलाई से किया गया फिनिशिंग आपको ये दिखाता है कि ये मेले में बिकने वाले सस्ते खिलौनों में से एक है। मेले में बिकने वाले खिलौने भले ही सस्ते हो पर होते बहुत क्यूट है। इस प्रकार से हर एक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के बारे में कैरेक्टर डिजाइनर को सोचना पड़ता है। स्टोरी में आने वाले चढ़ाव उतार कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोपी जैसे सॉफ्ट और सेंसिटिव कैरेक्टर को एक स्मार्ट एक्शन गर्ल में बदल लेना। इसी कैरेक्टर को अगर हम टॉय स्टोरी 1 में देखें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के साथ इसका एक शांत स्वभाव नजर आता है, परंतु टॉय स्टोरी 4 में इसी कैरेक्टर को एक सुपर हीरो का सूट पहनाकर एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाया गया है। फिल्म के विजुअल डेवलपमेंट में और एक महत्वपूर्ण टप्पा आता है, वो है कलर स्क्रिप्ट का। ये डिजिटल इलस्ट्रेशंस हमें 90 के जमाने के ऑयल पेंटिंग्स की याद दिलाते हैं। इसमें से हर एक पिक्चर इस मूवी के फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। इसी कलर की को आधार बनाते हुए एनिमेटेड फिल्म मेकर्स अपना लाइटिंग स्टाइल डिसाइड करते हैं। प्री विजुअलाइज करने से एनिमेटर्स को ये भी पता चलता है कि पूरी स्टोरी लाइन में क्या रंग संगति रहने वाली है। अब ये इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग आर्टिस्ट के साथ शेयर की जाती है और यही से हमारे कैरेक्टर अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में उभरना शुरू होते हैं। मॉडलिंग आर्टिस्ट कैरेक्टर के बेसिक शेप, सेट और प्रॉप्स को लेकर 3D मेश में मोल्ड करते हैं और सही रिजल्ट आने तक उन्हें रिफाइन करते रहते हैं। अब सेट डिजाइन करने के लिए कैरेक्टर का स्केल प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इन कैरेक्टर्स का अपने सराउंडिंग के साथ एक प्रॉपर साइज में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए टॉय स्टोरी 4 वालों ने इनका 3D प्रिंट निकालकर उसके बाद हमारे असली दुनिया में इनके फोटोग्राफ शूट कर एक रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएट की थी। तो यहाँ पे 3D कैरेक्टर मॉडलर का काम समाप्त होता है। So, how long is this going to take? You can't rush art. अब फाइनल हुए 3D मॉडल्स में हड्डियों का ढांचा बिठा दिया जाता है जो इसके बॉडी के साथ इसके चेहरे और अन्य पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। फिर इसी यूनिक कंट्रोल सिस्टम का उपयोग कर एनिमेटर्स कैरेक्टर की एक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। एनिमेशन के दौरान एनिमेटर्स को स्टोरी के अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर्स में एक्ट और इमोशंस लाने पड़ते हैं। अब डिजाइन किए हुए सेट्स में हमारे कैरेक्टर्स हिलने डुलने लगे हैं, परंतु अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे कैरेक्टर्स और उसके सेट्स,
दिखने में बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं। अब सीन को और ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए यहाँ पे शेडिंग आर्टिस्ट को मैदान में उतरना पड़ता है। शेडिंग आर्टिस्ट का जॉब होता है कैरेक्टर के ओवरऑल लुक में उठाव लाना, उसके मटेरियल, टेक्सचर, शेडर्स जिस तरह से असली दुनिया में दिखाई देंगे उसी तरह से उन्हें फिनिशिंग मोड में ले आना। इसमें से काफी कुछ चीजें तो कंप्यूटर पहले से ही सिमुलेट कर लेता है। कंप्यूटर के डेटा में प्लास्टिक, फैब्रिक, मेटल, वुड, ग्लास, स्किन और हेयर के पहले से ही प्रीसेट मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर एक बेहतर आउटपुट आपको दे सकता है। परंतु शेडिंग आर्टिस्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ फेरबदल करने पड़ सकते हैं। अगर हम टॉय स्टोरी 4 की बात करें तो यहाँ पे नए मटेरियल और पुराने मटेरियल इनके बीच में आर्टिस्ट को तालमेल दिखाना था, इसलिए टॉय स्टोरी 4 के काफी कुछ मटेरियल शेडिंग आर्टिस्ट को अपने हाथ से ही बनाने पड़े, खासकर स्टोरी के मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स पर। उदाहरण के तौर पे अगर हम मेले के शॉट्स देखते हैं तो यहाँ की दुकानें कुछ सस्ते मटेरियल से टेम्पररी खड़ी की होती है। जब मेला एक गांव से दूसरे गांव में जा पहुँचता है तो इसी प्रकार की अस्थायी दुकान को ढाकर वापस से खड़ा किया जाता है, और इसीलिए शेडर आर्टिस्ट ने यहाँ पे कपड़े और फैब्रिकेटेड ग्रिल से बनी हुई टेम्पररी वॉल शो की है। और अगर गौर से देखा जाए तो सलियों को गंज लगा हुआ है और कई जगह पे तो सलिया बैंड हो चुकी है। इसी प्रकार से हर कैरेक्टर के शेडिंग और मटेरियल के ऊपर स्वतंत्र रूप से ध्यान दिया जाता है। जैसे वुडी और बस प्लास्टिक से बने हुए हैं तो शेडिंग आर्टिस्ट ने यहाँ पे एक एल्गोरिदम क्रिएट किया। इससे कंप्यूटर वो इफेक्ट सिमुलेट करता है जो असली दुनिया में प्रकाश की किरणें प्लास्टिक पे गिरने बाद होता है। इसके अलावा शेडर आर्टिस्ट को कुछ अतिरिक्त डिटेल्स भी यहाँ दिखाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुडी के समय के साथ पुराने होते हुए कपड़े और हाथ और चेहरे पे जमा होता हुआ मैल। और अगर बस की बात करें तो उड़ते गिरते उसके बॉडी पे काफी कुछ स्क्रैचेस आ चुके हैं। इसके स्टिकर्स भी अब फटने शुरू हुए हैं और उनके कलर्स भी डल होते जा रहे हैं, और जेसी के हैट की सिलाई भी ढीली नजर आ रही है। ऐसे ही स्क्रैचेस आप गैबी के शूज पे भी देख सकते हो। ये पुराने जमाने की डॉल होने कारण इस पे थोड़ा ज्यादा ही स्क्रैचेस दिखाए गए हैं। फोर्की के गाल पे जो स्क्रैचेस है वो ये दिखाते हैं कि खाना खाने के लिए पहले इसे इस्तेमाल किया जाता था। बोपी पे एक सिरेमिक डॉल होने के कारण सिरेमिक पे जैसे क्रैक आते हैं वैसे ही शेडर आर्टिस्ट ने यहाँ पे स्क्रैच क्रिएट किए हैं, और इसी वजह से ये कैरेक्टर बिल्कुल प्रॉमिसिंग लगते हैं। अब वॉइस एक्टर्स फिल्म के डायलॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में विजिट करना शुरू कर देते हैं। कैरेक्टर के फेशियल एनिमेशन को साकारने के लिए एक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस काम आते हैं। इसी के साथ उधर स्टूडियो में लेआउट आर्टिस्ट अपने हर सीन का लेआउट बनाने में बिजी होते हैं। एनिमेशन प्रोडक्शन में लेआउट आर्टिस्ट वही काम करते हैं जो लाइव एक्शन मूवी में एक सिनेमेटोग्राफर या कैमरा ऑपरेटर काम करता है। स्टोरी बोर्डिंग के मदद से वो हर एक कैरेक्टर को उसके सीन के अनुरूप एनिमेशन सॉफ्टवेयर के वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेट कर रखते हैं। कई जगह पे इन्हें 3D स्टेजिंग भी कहा जाता है। इसे कैमरा एंगल्स किस प्रकार से हो सकते हैं, कैमरा मूवमेंट करनी है तो कैसे हो सकती है, या कैमरा की फोकल लेंथ क्या सेट करनी पड़ सकती है, इत्यादि चीजें एनिमेशन से पहले ही क्लियर हो जाती है। एक बार ये सारे सीन ठीक से स्टेज होने बाद इन्हें एनिमेशन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे सारे प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स के एक्शंस में जान डाली जाती है। हर कैरेक्टर में 1000 जॉइंट से भी ज्यादा जॉइंट्स होते हैं जिसका उपयोग एनिमेटर एनिमेशन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फेशियल एनिमेशन के लिए 50-60 प्रकार के अलग अलग एक्सप्रेशंस के ब्लेंड शेप का निर्माण किया जाता है। डायलॉग के अनुसार लिप्स को मैच करना इस पे एनिमेटर्स का ज्यादा जोर रहता है। एनिमेशन डिपार्टमेंट हर दिन एक साथ आके एनिमेटर्स ने किए हुए 1-2 सेकंड के एनिमेशन सीन का रिव्यू लेते हैं। इनके बीच बैठा हुआ एनिमेशन डायरेक्टर एक तो सीन को अप्रूवल देते हैं, नहीं तो फिर एनिमेटर्स को उसी सीन को रीटेक के लिए कह देते हैं। एक सिंगल शॉट को फाइनल करते करते 1 महीना तक लग सकता है। एनिमेट करते वक्त एनिमेटर्स को उस कैरेक्टर के पर्सनालिटी का, स्टोरी में जिस प्रकार से उसका किरदार है उस चीज का खास ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी और कैरेक्टर आर्टिस्ट ने बोपीप को एक सुपर पावरफुल गर्ल की तौर पे दर्शाया है, इसलिए एनिमेटर्स को उन चुस्त-पुस्त महिलाओं के रेफरेंस देखने होंगे जो डांस करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं या हॉलीवुड के किसी एक्शन मूवी में काम कर चुके हैं। इस कैरेक्टर के हाथ में कुछ भाले जैसा औजार है तो भाला फेंकने वाली महिला और कुंफू के साथ तलवारबाजी करने वाली महिला एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है। इसके विपरीत एनिमेटर्स ने गैबी को एक गुड़िया की तरह मूवमेंट्स दिए हैं। ये एक पुराना खिलौना होने कारण इसके मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड है। इसकी आंखें भी बहुत भारी है जो हल्के से ब्लिंक होती है। ये लेट जाने पे इसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। कई बार एनिमेटर्स अपने आप को ही शूट कर
अपना खुद का एक वीडियो रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं और फिर मैन्युअली कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं। सिमुलेशन टीम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से बाकी की चीजें एनिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर हो या कपड़े की मूवमेंट। हर 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन के लिए अपना एक डायनामिक प्रोग्राम होता है, जिसमें स्किन स्ट्रेच होने पे फर की पोजीशन क्या होनी चाहिए या बारिश के बुद्दों की स्पीड क्या होनी चाहिए, एक विशिष्ट मटेरियल से बने गारमेंट पे जोर पड़ने पे उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, शरीर के अलग अलग हिस्सों के मूवमेंट के बाद वहाँ पे कपड़ों का बिहेवियर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें सिमुलेशन आर्टिस्ट कंप्यूटर के डायनामिक प्रोग्राम के मदद से एनिमेट करते हैं। बेशक इससे कैरेक्टर एनिमेटर का काफी समय बचने में मदद होती है, लेकिन यहाँ पे भी हर चीज कंप्यूटर प्रोग्राम के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जरूरत पड़ने पे एनिमेटर्स को अपने क्रिएटिव इनपुट के हिसाब से यहाँ पे भी फेरबदलाव करना पड़ सकता है। अब डकी और बनी के फर को ही ले ले। इनके फर का बिहेवियर बहुत कुछ ऑस्ट्रिच के पंखों की तरह है, जो थोड़े हेवी होते हैं। पर सिमुलेशन सुपरवाइजर के मुताबिक डकी के सर के ऊपर जो गुच्छा है, उसे अगर डकी के एनिमेशन के बाद 10 सेकंड और फॉलो थ्रू मोशन में रखे तो ये बहुत क्यूट लग सकता है। तो उन्होंने ऐसे किया और ये काम भी कर गया। अब एनिमेशन होने बाद लाइटिंग आर्टिस्ट की यहाँ पे एंट्री होती है। लाइटिंग आर्टिस्ट कुछ इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जो हमारे असली दुनिया के लाइट की नकल करते हैं। एक एनिमेटेड सीन को इल्यूमिनेट करने के लिए आपको कई प्रकार के लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई स्टोरी में टेंशन है या किसी स्पेसिफिक मूड को आपको दर्शाना है तो उस प्रकार से आपको लाइट की अरेंजमेंट करनी होती है। जैसे यहाँ पे स्टोर रूम के शॉट्स को डार्क दिखाया गया है। सीन को ड्रामेटिक बनाने के लिए लाइट के टोन्स में वेरिएशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उदाहरण बोनी के स्कूल की लाइटिंग पहले तो हमें नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन जब वो क्लासरूम में अपना एक नया टॉय बनाती है तो खिड़की के झरोके से आता हुआ ऑरेंज लाइट ये दर्शाता है कि अब एक नए टॉय का जन्म हो रहा है। मेले की लाइटिंग सीन में एक अलग प्रकार की जान ले आती है। मल्टी कलर की लाइट्स और कई प्रकार के फील्ड लाइट सीन में एक नई प्रकार की एक्साइटमेंट ले आते हैं। पिनबॉल मशीन के अंदर की लो लाइट और एक हल्का सा फॉग एक परफेक्ट हैंगआउट प्लेस दिखाता है जहाँ पे आप और मैं पार्टी करना चाहोगे। एक बार सारे लाइट इन सीन फाइनल होने के बाद अब इन्हें रेंडर किया जाता है। सीन के 24 फ्रेम्स रेंडर होने के बाद 1 सेकंड का रील काउंट कंप्लीट हो जाता है। इसे हम कहते हैं पाल 24 फ्रेम पर सेकंड। अब शेडिंग, लाइटिंग और इफेक्ट्स पे कुछ फाइनल टचेस दिए जाने हैं जो एडिटिंग डिपार्टमेंट करता है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मदद से यहाँ फ्रेम में कुछ एडिशनल डिटेल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि डस्ट, स्मोक, फॉग इत्यादि। जरूरत पड़ने पे सीन का यहाँ पे कलर करेक्शन भी किया जाता है, जैसे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में बैलेंस करना, यू और टीन को सैचुरेट करना वगैरह वगैरह। और सीन का अंतिम फाइनल लुक एंड फील हमें यहाँ पे दिखाई देता है। फाइनल फ्रेम रेंडर होने बाद फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता है। 5 साल के बाद दिन रात एक होकर काम करने बाद अब टॉय स्टोरी 4 ऑडियंस को देखने के लिए रेडी हो चुका है। पिक्सार टीम हर एक डिटेल को यहाँ पे कवर करती आ रही है। ये ऑडियंस को एक ऐसे अलग दुनिया में ले जाती है जहाँ पे हर चीज खिलौनों के हिसाब से देखी जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होती है 3D एनिमेटेड फिल्म बनाने की प्रोसेस। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपसे करवा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे हमारा स्टूडेंट वर्क देख सकते हो, जहाँ पे आपको कई सारे ऐसे सीन दिखेंगे जो अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। अगर आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बेशक हमें संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर है 9820767531। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।